नमस्कार साथियों। आज के इस टेस्ट सीरीज 17 में हम एनालाइज करने वाले हैं हिंदी और इंग्लिश का। ठीक है, जिसमें आपका 20 क्वेश्चन रहेगा और यह टेस्ट सीरीज जो है आपका प्लेटफॉर्म बुक से लिया गया है। तो वैसे साथ जिन्होंने बिहार सिविल कोर्ट में क्लर्क, कोर्ट रीडर, स्टेनोग्राफर या प्यून पोस्ट किसी के लिए भी आवेदन दिए हों तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, क्योंकि उनके सिलेबस में हिंदी और इंग्लिश है। तो आप इन वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें पूरा एनालाइज किया जाएगा तथा इससे संबंधित जो भी ग्रामर का रूल होगा वो भी बताया जाएगा तथा आंसर पकड़ने के लिए भी ट्रिक बताया जाएगा, जो कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा। ज़्यादा रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए चलते हैं सवाल की ओर बिना किसी देरी के। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो पहला सवाल बोला गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका मूल्य ना लगाया जा सके। उसे क्या कहते हैं? अमूल्य कहते हैं, जो कि ऑप्शन ए में है, सही उत्तर हो गया। बहुमूल्य का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा कीमत होना। निर्मूल का अर्थ होता है बिना जड़ वाला। अगर निर्मूल को आप तोड़ेंगे क्या बोलेंगे? निह जोड़ मूल। निह जोड़ मूल का अर्थ क्या होता है? बिना जड़। निह माने नहीं है, मूल माने जड़, निह जोड़ मूल अर्थात बिना जड़ वाला चीज़। सस्ता तो आप समझ ही रहे हैं। नेक्स्ट, इसमें बोला गया करुण का विलोम शब्द क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका निष्ठुर, क्योंकि करुण का अर्थ होता है दया। ठीक है, तो निष्ठुर का अर्थ हो जाता है कठोर। तो ये इसका एक दूसरे का अपोजिट हो गया। कुरूप का अर्थ होता है अगली। अगली का अर्थ होता है क्या? सुंदर नहीं है। कुरूप मतलब क्या? सुंदर नहीं है, बेकार है, भद्दा दिखने में है। वीर का अर्थ क्या होता है? वीर होता है आपका साहस, बहादुर। कृतघ्न, कृतघ्न का अर्थ होता है कि आप जो भी उपकार किसी पर करते हैं उस उपकार को नहीं मानता है। ठीक है, आपके किए गए उपकार को नहीं मानने वाले को क्या कहते हैं? कृतघ्न। ठीक है, इसको हम नमक हराम भी बोल सकते हैं, नमक हराम। ठीक है, एक होता है आपका कृतज्ञ। ठीक है, कृतज्ञ ये क्या होता है? कृतज्ञ का जस्ट अपोजिट होता है। इसमें क्या होगा? जो आपके किए गए उपकार को मानता है। ठीक है, समझ गए? कृतज्ञ उपकार को नहीं मानता है, कृतज्ञ किए गए उपकार को मानता है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका विहंग का पर्यायवाची क्या है? तो विहंग का अर्थ होता है पक्षी। पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है? विहंग, खग, नभचर। ठीक है, ये सब इसका पर्यायवाची है। तो इसका सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया बहुत काम करते रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो लगातार काम करते रहता है या बहुत काम करता है उसको क्या कहते हैं? कर्मठ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। हठी का अर्थ अब जानते होंगे जिद्दी। श्रमिक जो मजदूरी का काम करता है उसे श्रमिक कहते हैं, जो मेहनत करता है। कलाकार तो समझ रहे हैं, जो कला वगैरह दिखाता है, तो वो जो व्यक्ति होता है उसी को कलाकार कहते हैं, अर्थात कला दिखाने वाले को कलाकार कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, आज का जो सेशन हम कर रहे हैं इसमें जो है आपका सिर्फ हिंदी और इंग्लिश ही रहेगा। जीके और कंप्यूटर के लिए जो है इसके बाद वीडियो अपलोड किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना। कांति, कांति का समानार्थी शब्द बताना। तो पहले आप समझ आए कि कांति का क्या अर्थ है। कांति का अर्थ होता है आपका चमक, दीप्ति। ठीक है, ओज, प्रकाश। ठीक है, ये सब कांति का समानार्थी शब्द हैं। तो इसका आपको देना है, समानार्थी शब्द ही पूछा गया है कांति का, तो कांति का यहाँ बी मिल गया ऑप्शन ओज। ऑप्शन बी सही हो गया। तुषार, तुषार का अर्थ होता है आपका बर्फ। ठीक है, बर्फ। तुषार का अर्थ होता है बर्फ। गर्भ का अर्थ समझ रहे हैं? घमंड। ओस समझ रहे हैं? सुबह में ओस गिरता है जिसको शीत भी बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका सही वर्तनी वाला शब्द का चयन करना है। पूजनीय कौन सा वर्ड सही है? तो आपका ये जो ऑप्शन सी में लिखा हुआ है पूजनीय, ये आपका सही है। इस पूजनीय का अर्थ होता है पूजा योग। ठीक है, पूजा योग, जैसे मेरे पिताजी पूजनीय हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका दिए गए शब्द का विलोम चुनना। अधिकांश। ठीक है, अधिकांश का विलोम क्या हो जाएगा आपका? अल्पांश। अधिकांश माने ज़्यादा बोला जा रहा है। ठीक है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा अल्पांश, माने बहुत कम। जीवांश का अर्थ होता है आपका जीव का अंश। ठीक है, या जीवों का अंश। कमतर, कमतर का अर्थ क्या होता है? कम, कम होते जा रहा है, घटते जा रहा है, शॉर्टलेस हो रहा है। बहुतायत, बहुतायत में बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो अधिकांश बहुतायत, ये एक दूसरे क्या सिमिलर वर्ड हो गया, तो यहाँ अपोजिट बोला गया था, तो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन बी अल्पांश। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका खाली स्थान भरना है। आपने मेरे खाली स्थान का उत्तर नहीं दिया। बात, कविता, पत्र, चिट्ठी। देखिए यहाँ पे आपका का लगा है, तो का जब लगा इसका मतलब यहाँ जो भी वर्ड भराएगा वो पुल्लिंग होगा। ठीक है,
तो पुल्लिंग यहाँ आपको खोजना है कि कौन सा वर्ड पुल्लिंग है। बात क्या है, स्त्रीलिंग है, उसने मेरी बात नहीं मानी, इस तरह से बोलते हैं। तो बात आपका क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। और यहाँ का है तो नहीं होगा। कविता, कविता भी क्या है, स्त्रीलिंग है, तो ये भी आपका नहीं होगा। पत्र, पत्र आपका क्या है, पुल्लिंग वर्ड है, तो पुल्लिंग है तो ये संभव है। आगे देख लेते हैं चिट्ठी, चिट्ठी भी आपका स्त्रीलिंग वर्ड है। उसने मेरी चिट्ठी फाड़ दी, उसने मेरा पत्र फाड़ दिया, इस तरह से होगा, याद रखिएगा। पुल्लिंग है पत्र, चिट्ठी है क्या, स्त्रीलिंग। यहाँ पे का है तो का के अनुसार से क्या हो जाएगा आपका, पत्र हो जाएगा। तो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है 9 नंबर में, तमस के लेखक कौन है। जिसका सही उत्तर है आपका भीष्म साहनी। आपको इन चारों लेखकों का कुछ पुस्तक के बारे में बता देते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक ही पुस्तक तमस पूछा गया था, एग्जाम में हो सकता है इन सभी लेखकों का और भी कोई पुस्तक का नाम दे दे, तो आपको याद होना चाहिए। चलिए उस पुस्तक के बारे में पहले देख लेते हैं। ये आपका लेखक है और ये पुस्तक है। लेखक भीष्म साहनी के द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है मेरी प्रिय कहानी, भाग्य रेखा, झरोखा, बसंती, ये सब जो है आपका भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। तमस, तमस भी इन्हीं का लिखा हुआ पुस्तक है भीष्म साहनी के द्वारा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसमें धर्मवीर भारती है, धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया पुस्तक जो है गुनाहों के देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, ठेले पर हिमालय, ये आपका ठेला है। ठीक है, ठेले पर हिमालय, ये आपका धर्मवीर भारती का लिखा हुआ पुस्तक है। आगे देखेंगे डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर नागेंद्र जो कवि हैं, लेखक हैं, उनका पुस्तक है विचार विश्लेषण, अनुसंधान और आलोचना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था, पुस्तक का नाम है उसने कहा था। ये 4-5 लेखक हैं जिनका कि इम्पोर्टेंट बुक है। उसमें कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट धर्मवीर भारती का है और आपका भीष्म साहनी का है। अब चलेंगे सवाल की ओर। तो यहाँ जो तमस का लेखक हो गया आपका भीष्म साहनी हो गया, ऑप्शन बी सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट, यहाँ बोला गया योगरूढ़ शब्द कौन सा है। पहले आप समझ जाइए कि शब्द का जो भेद होता है इससे 3 भेद होता है। ठीक है, पहला आपका होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक, ठीक है, चौथा होता है योग रूढ़। इन तीनों के बारे में आप पहले समझ लीजिए बढ़िया से, उसके बाद आपको इस तरह का जो सवाल पूछा जाएगा कभी नहीं फंसेंगे। रूढ़ का अर्थ होता है कोई अर्थ ना निकले, रूढ़ का अर्थ होता है कोई अर्थ ना निकले। जैसे मान लीजिए कोई एक वर्ड लेते हैं, जैसे नाक ले लिए, ठीक है, अब इसको तोड़ेंगे तो क्या तोड़ सकते हैं, ना जोड़ को, ना जोड़ को, तो ना का कोई अर्थ निकल रहा है, का कोई अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। जब कोई अर्थ नहीं निकलेगा तो वो शब्द जो है आपका रूढ़ कहलाएगा। समझ गए। यौगिक में क्या है, 2 वर्ड जुड़ा रहेगा, ठीक है, जिसको कि खंड करने पर अर्थ निकलेगा। जैसे मान लेते हैं विद्यालय, विद्यालय एक वर्ड है, तो उसको जब तोड़ते हैं तो क्या होगा, विद्या प्लस आलय। यहाँ पर आप देखेंगे आलय का भी अर्थ होता है, विद्या का भी अर्थ होता है, मतलब तोड़ने पर दोनों वर्ड का अर्थ निकलेगा, उसको क्या कहेंगे, यौगिक वर्ड कहेंगे। ठीक है, और योग रूढ़ में क्या है कि उसका सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ बता देगा। जैसे मान लेते हैं पीताम्बर, ठीक है, पीताम्बर क्या होगा, तो योग रूढ़ होगा, क्योंकि पीताम्बर का अर्थ होता है क्या, विष्णु जी। नीलकंठ, नीलकंठ क्या है, अगर नीलकंठ को तोड़ेंगे तो नील प्लस कंठ अलग करेंगे तो टूट जाएगा, लेकिन अगर इसका अर्थ बताएगा तब हो जाएगा योग रूढ़, अर्थ नहीं बताएगा तो होगा यौगिक। तो ये नीलकंठ का अर्थ क्या होता है, शिव जी, तब हो गया क्या, योग रूढ़। अगर अर्थ नहीं बताता तब जवाब देते क्या, यौगिक। अब इस अनुसार से यहाँ उत्तर हम देंगे। योग रूढ़ बोला है तो पीला, पीला का कोई अर्थ निकलता है, योग रूढ़ में तो अर्थ खोजना होता है। घुड़सवार, इसका अर्थ निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, हो जाएगा यौगिक वर्ड। पीला का खंड करने में तोड़ेंगे तो कुछ निकलेगा, नहीं टूटेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रूढ़ वर्ड। ना दशानन, दशानन का अर्थ क्या होता है, रावण, अर्थ निकल रहा है विशेष अर्थ, तो ये आपका क्या होगा, योग रूढ़ हो गया। तो सही उत्तर हो गया आपका क्या, ऑप्शन सी। नाक का कोई अर्थ निकलेगा, नहीं होगा, तो ये आपका क्या हो गया, रूढ़ वर्ड। समझ गए। तो शब्द का जो है रचना की दृष्टि से 3 भेद होता है, और यही शब्द के जगह अगर क्रिया पूछ दिया जाए कि रचना की दृष्टि से क्रिया के कितना भेद होता है, तब 2 भेद होता है। अगर रचना की दृष्टि से शब्द का पूछा जाए, शब्द का, तब 3 भेद, क्रिया का 2 भेद। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका कारतूस और कर्फ्यू किस भाषा का शब्द है, सही उत्तर आपका फ्रेंच, फ्रांस भाषा का है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया थाली का बैगन लोकोक्ति से क्या अभिप्राय है, इसका अर्थ होता है महत्वहीन व्यक्ति, अर्थात सिद्धांतहीन व्यक्ति, तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, अथाह में उपयुक्त उपसर्ग बताना है, अथाह में जो प्रयुक्त उपसर्ग है वो बताना है। तो उपसर्ग क्या होता है, शब्द के शुरू में लगता है, यहाँ पर अ जुड़ा हुआ है, तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा।
ह देखिए आखिरी में है, तो आखिरी वाला को क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। यहाँ पूछा गया उपसर्ग, तो अ हो जाएगा। था तो होगा नहीं, चूंकि ये पीछे लगा है। आ का भी उच्चारण यहाँ नहीं आ रहा है, सिर्फ अ है, तो अ है तो अ में जाएगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें बोला गया तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता। अलबत्ता का अर्थ होता है आपका महंगा चीज़, ठीक है। इसका मतलब है कि गर्मी में दिन बीत रहा है लेकिन भोकाल बहुत लंबा चौड़ा दिया जा रहा है, तो इसका अर्थ ये होगा कि झूठा दिखावा करना। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका अंगारे फाँकना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो अंगारे फाँकना का अर्थ होता है आपका ऐसा काम करना जिसका फल असहनीय हो, ठीक है। तो यहाँ पे असह्य हो लिखा है, तो ऑप्शन ए सही है। अंगारे से जो भी मुहावरा बनता है आपको हम सब एक बार बता देते हैं, आप सबको समझ लीजिए। ये देखेंगे आप, मुहावरा है, इधर अर्थ है। अंगारे फाँकना, ऐसा काम करना जिसका फल असहनीय हो। अंगारे बरसाना, मतलब बहुत क्रोध होना या बहुत गुस्सा हो जाना। अंगारे बरसना, अर्थात कड़ी धूप होना, ठीक है। अंगारे उगलना, मतलब क्रोध में लाल पीला होना। एक और है, अंगारों पर पैर रखना, इसका अर्थ हो गया क्या? स्वयं को खतरे में डालना। तो अंगारों से जितना भी मुहावरा बनने वाला था आपको हम बता दिए, इन सबको याद रखिएगा और ध्यान में रखिएगा कि कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन ए हो गया, अंगारे फाँकना का। अब चलेंगे 16 नंबर। इसमें बोला गया उपमान की संभावना होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो देखिए यहाँ अलंकार से पूछा गया है सवाल, ठीक है। तो आपको हम समझा देते हैं। यहाँ पे 3 अलंकार का चर्चा किया है, अतिशयोक्ति, रूपक, उत्प्रेक्षा। अगर आप पिछली वीडियो देखे होंगे प्यून वाला, तो उसमें हम रूपक, अलंकार, उत्प्रेक्षा बता चुके हैं, अतिशयोक्ति बाकी रह गया था, लेकिन आपको हम यहाँ पर सभी बता देंगे, फिर से आपका रिमाइंड हो जाएगा। देखिए अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है, आप किसी भी चीज़ को या किसी भी व्यक्ति को जो है बहुत बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं। जैसे ठीक है, आपका कोई दोस्त है, आपका दोस्त कोई ऐसा काम कर दिया छोटा मोटा, आप उसको एक उपाधि दे देने, अरे तुम तो मोदी जैसा हो या मोदी ही हो, तो आप उसको इतना न बढ़ा चढ़ा के बोलने लगे, तो उन बातों के क्या कहेंगे? अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई 10 किलो का वेट उठाया या 50 किलो का वेट उठाया, अब उसको आप कह दिया कि अरे तुम तो पहलवान बन गए हो, ठीक है। तो इस तरह का जो भी उसका नेचर को आप किसी वीआईपी लोगों से तुलना कर देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोल देते हैं, तो उसको हम कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। तो ये समझ गए। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है कि आप किसी चीज़ को मान लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लेना, जैसे कह दें कि मान लो वह चंद्रमा जैसा है, ठीक है। मान लो कि वह मोदी जैसा है, तो जहाँ मानने वाली बात होती है, मान लो, तो वहाँ पे जो है उपमान की संभावना होती है। जैसे समझिए कि उपमा किसको कहते हैं, उपमान किसको कहते हैं, पहले ये समझ जाइए। जैसे राम मानो आदर्श आदमी है, ठीक है, आदर्श आदमी है, तो राम यहाँ क्या है? उपमेय है, जिसकी उपमा दी जाए उपमेय है, ठीक है। और जिससे उपमा देते हैं उसको उपमान कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आदर्श व्यक्ति से तुलना कर रहे हैं राम का, तो आदर्श व्यक्ति आपका क्या हो गया? उपमान हो गया, ठीक है। और राम क्या हो गया? उपमेय हो गया। तो ऐसा उपमेय, अर्थात राम यहाँ पे ऐसा उपमेय जिसको कि हम किसी के जैसा मान लें, ठीक है। अर्थात उपमेय का संबंध उपमान से हो जाए, अर्थात उपमान का संभावना दिखे। यहाँ देखिए उपमान दिख रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ क्वेश्चन में बोला गया उपमान की संभावना होने पर कौन सा अलंकार होगा, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। समझ लीजिए रूपक में क्या है कि दोनों का रूप एक जैसा हो जाएगा। जैसे कह दिए शीला चंद्रमा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? शीला का जो भी रंग रूप आकार आकृति है चंद्रमा के जैसा है, जिसमें कोई भी बनावट में चेंजिंग नहीं, तो इसको कह देंगे रूपक अलंकार, ठीक है। इसी में अगर आ जाए शीला चंद्रमा जैसी है, जैसी वर्ड जोड़ दें, तब हो जाएगा आपका उपमा अलंकार। क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। और रूपक अलंकार उपमा अलंकार में थोड़ा सा यही अंतर है कि उपमा में जैसी का या जैसा का अर्थ लिखा रहेगा, और जब जैसा या जैसी अर्थ ना लिखा रहेगा तब रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। उत्प्रेक्षा समझ गए, मानो मनहूँ जानो जनहूँ, ये सब वर्ड रहेगा छिपा। जैसे देखिए कोई लड़का लड़की को प्यार में क्या बोलता है? तुम तो मेरी जानू हो, तो जानू का मतलब क्या है कि वो उसकी जान है, तो उसको जानू का सेंस दिया गया। तो यहाँ मानू मनहूँ जानू जनहूँ, इस तरह का जो अलंकार का वर्ड होता है, जो एक तरह से कह सकते हैं कि तोड़ा हुआ वर्ड, जिसको कि जान शुद्ध में कहना चाहिए लेकिन उसको एक प्यार की भाषा में जानू बोल रहे हैं, तो वो सब उत्प्रेक्षा अलंकार में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो गया। नेक्स्ट,
देखिए इसमें बोला गया है, उधर गरजती सिंधु लहरियाँ, कुटिल काल के जालों से चली आ रही फेन उगलती। आपको जब हम रस बताए थे तो आपको याद होना चाहिए कि रस में कौन किसका पहचान होता है। तो ऐसे हम आपको एक बार रिमाइंड कर देते हैं कि रस आपका 9 ठो होता है, ठीक है। तो 9 रस होता है। तो पहला होता है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव है वो क्या होता है, प्रेम। दूसरा होता है हास्य रस। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है, हंसना, ठीक है। तीसरा होता है करुण रस। करुण रस का क्या है, करुण मतलब क्या है, शोक या रोना, यही सब है। तो करुण रस का स्थायी भाव हो गया शोक। वीर रस, वीर का क्या होगा, बहादुर या उत्साह, ठीक है। रौद्र रस, रौद्र रस, रौद्र रस का अर्थ, रौद्र मतलब क्रोध, जिसका स्थायी भाव क्या हो गया, क्रोध। भयानक रस, भयानक रस का क्या हो गया, भय, ठीक है। और आपका होता है विभत्स रस। विभत्स रस, विभत्स रस का जो है आपका अस्थाई भाव होता है घृणा या जुगुप्सा, ठीक है। एक होता है आपका अद्भुत रस। अद्भुत रस, अद्भुत रस का आपका अस्थाई भाव होता है विस्मय या आश्चर्य। अगर आप पिछले वाले वीडियो देखे होंगे तो ये सब बातें आसानी से समझ जाएंगे। हिंदी सेक्शन में जाएंगे, ये सभी चीज़ें बताई हुई हैं। और एक होता है आपका शांत रस। शांत रस का अर्थ होता है सम या निर्वेद, ठीक है। तो आपको 9 रस का अस्थाई भाव बता दिए। अब आपको जो है यहाँ पे जो पंक्ति दी गई है इसको समझना है और इससे पता करना है कि कौन सा रस में जाएगा। देखिए क्या बोला गया है, उधर गरजती सिंधु लड़ियाँ, कुटिल काल के जालों से चली आ रही फेन उगलती। ये आपका जो अर्थ किसका दे रहा है, भय का अर्थ दे रहा है। वहाँ बोला जा रहा है कि गरज रही है सिंधु लहरियाँ और फेन उगल रही है, इसका मतलब है कि उसका प्रकोप खतरनाक है, मतलब डरावना वाला सीन है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या है, भयानक रस, अर्थात भय का जो पहचान बताएगा उसको क्या बोलते हैं, भयानक रस बोलते हैं। तो यहाँ भय का अर्थ निकल रहा है, तो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, यहाँ बोला गया आपका री की मात्रा किस व्यंजन के साथ नहीं लगाई जाती है। री में र खुद मिला हुआ है तो इसमें र नहीं आएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही कि र की मात्रा री में नहीं लगती है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया रचना की दृष्टि क्रिया के भेद बताना है। तभी देखिए तुरंत बताए थे रचना की दृष्टि से शब्द के भेद। यहाँ देखिए क्रिया पूछा है, शब्द के भेद अगर पूछे तो 3 होता है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। और जब क्रिया के पूछ ले तब 2 भेद होता है। कौन कौन होता है, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है, सकर्मक में क्या होता है, कर्म होता है। तो कर्म होता है, जैसे कि राम गेंद खेलता है तो यहाँ गेंद क्या हो गया, कर्म हो गया। मोहन रोता है, इसमें बताइए कर्म है तो नहीं है, तो ये आपका क्या हो गया, अकर्मक क्रिया का उदाहरण हो गया। तो यहाँ जो आपका सही उत्तर हो गया, क्रिया का कितना भेद होगा रचना की दृष्टि से, 2 भेद होगा, समझ गए। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका अंतेवासी का क्या अर्थ है। अंतेवासी का अर्थ होता है गुरु के साथ रहकर पढ़ने वाला या गुरु के समीप रहने वाला शेष। तो यही आपका सही उत्तर हो गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अगला सेक्शन में आपका इंग्लिश है, तो इंग्लिश का हम एनालाइज करेंगे। तो इसमें बोला गया आपका 21 से 23 नंबर में आइडम्स और फ्रेज हैं, अर्थ समझ के एक ऑप्शन ढूंढना है। इसमें बोला गया है देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स दैट कैन नॉट बी रिलैक्स्ड ऑन सच एन ओकेजन। हार्ड एंड फास्ट का क्या अर्थ होता है, परिवर्तन नहीं होने वाला, जिसमें कि हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अर्थात कोई भी परिस्थिति हो उसको बदला ना जा सकता हो। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, दैट कैन नॉट बी अल्टर। अल्टर का अर्थ क्या होता है, बदलना। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ कैन नॉट नहीं दिया है, यहाँ पे कैन नॉट दिया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका व्हेन रामू लॉस्ट द मनी ही वाज डाउन इन द डम्स। देखिए यहाँ पे आप क्वेश्चन से भी समझ सकते हैं क्या कहना चाहें। जब रामू का पैसा खो गया तो वो क्या हो गया, उदास हो गया या दुखी हो गया। डाउन इन द डम्स का अर्थ होता है आपका उदास, मायूस, दुखी, ये सब होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका सैड एंड डिप्रेस्ड, ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें बोला गया ही एवेडेड टू पे इनकम टैक्स। इवेडेड का अर्थ क्या होता है, बचना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इवेड जो है आपका जिरंड फॉर्म लेता है, ठीक है।
वो टू नहीं लेगा, तो वो जिरेंट फॉर्म लेता है। तो जिरेंट में आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? तो इसमें जो ऑप्शन आ जाएगा आपका पेइंग आ जाएगा। यहाँ देखिए फ्रॉम पेइंग है और यहाँ पेइंग है, तो याद रखिएगा इवेट के बाद जो है प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन वो जिरेंट अपने साथ लेता है। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका पेइंग हो जाएगा। यहाँ पे टू पे के स्थान पे पेइंग हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका 24 से 26 नंबर सवाल में वन वर्ड दिया गया है, उसके लिए एक वर्ड चुनना है। इसमें बोला गया है मोर लाइक ए वोमेन देन ए मैन इन मैनर्स एंड हैबिट्स। महिलाओं की तरह कामकाज करने वाला या आदत या व्यवहार वाला आदमी को क्या कहते हैं? इफेमिनेट, नारीवत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अनमैनली का अर्थ होता है आपका डराने वाला, डरने वाला, ठीक है, डरने वाला। अनमैनली का अर्थ क्या होता है आपका? डरने वाला, ठीक है। ओमेनिस, स्त्री के जैसा या स्त्रीन जिसको बोलते हैं, महिलाओं के जैसा। डेलिकेट, डेलिकेट का अर्थ होता है क्या? नाजुक, कमज़ोर, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका हैंड राइटिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड। ऐसी हैंड राइटिंग है जो कि पढ़ने में असुविधा हो रही है या पढ़ा नहीं जा सकता है। तो इसका क्या सा सही वर्ड होगा? इसमें देखिए इन इंटेलिजिबल, इंटेलिजेंट माने तेज़ होता है, अनलग या तो तेज़ नहीं अर्थात भोंदा है। अब यहाँ देखिए इलिजिबल, इलिजिबल का अर्थ क्या होता है? योग्य। इस इलिजिबल का अर्थ क्या होता है? अपठनीय, ठीक है, अपठनीय या अस्पष्ट, जो कि स्पष्ट ना हो। तो इसका जो सही मीनिंग हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा, इलॉजिकल और तार्किक। नेक्स्ट, इसमें बोला गया टू डाई विदाउट हैविंग मेड ए विल, ठीक है, बिना वसीयत के मर जाना। तो इसका सही मीनिंग कौन होगा? इंटेस्टेट, ऑप्शन सी सही है। इंटेगेलियो, देखिए टैग का अर्थ क्या होता है? सील करना, जोड़ना। आप कहते हैं ना कि किसी फाइल में इसको टैग कर दीजिए, मतलब जोड़ दीजिए, सील कर दीजिए, तो वही आपका इनटेगेलियो है। अभी अर्थ हो गया आपका सील कर देना या मुहर, ठीक है। इनविटिरेट, इनविटिरेट का अर्थ होता है आपका जिद्दी, हठी, ठीक है, जिद्दी। इंसॉल्वेंट, दिवालिया, ठीक है। नेक्स्ट, 27 से 29 में आपका बोला गया अपोजिट मीनिंग देना है। इसमें पहला है फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का अर्थ क्या होता है? लचीला, कमज़ोर, मुलायम। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? रिजिड, कड़ा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ब्लंट तो जानते हैं भोथा, ये तो होगा नहीं। जेंटल, नम, सौहार्द, शांत भाव, ठीक है, सौम्य, रफ, रुक्ष। अब नेक्स्ट, इसमें बोला गया मिथ, क्या होता है? पौराणिक या झूठा। तो इसका सी अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा? ट्रुथ, सच्चा, फैक्ट, सच्चा। आपका ये दोनों सही है, ए और बी दोनों सही। फॉल्सहुड गलत, स्टोरी कहानी तो होगा नहीं। तो माइथ का यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है। नेक्स्ट, इंडिक्ट, इंडिक्ट का अर्थ होता है आपका आरोप लगाना, ठीक है। एक्यूज का अर्थ क्या होता है? आरोप लगाना। इनक्रीमिनेट, इनक्रीमिनेट का अर्थ होता है दोषी ठहराना। तो ये सब आपका क्या है? सिमिलर वर्ड है, देना आपको उल्टा वर्ड। इम्पीच, अभियोग लगाना, ये भी एक तरह से दोषी ठहराना है। तो ये तीनों आपका क्या हो गया? सिमिलर वर्ड हो गया। एक्सोनरेट का होता है दोष मुक्त करना, ठीक है, दोष मुक्त करना। तो ये इसका सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया 30 से 32 नंबर सवाल में बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग देना अर्थात सिमिलर वर्ड देना है। इम्पेरियल, ठीक है, इम्पेरर का अर्थ क्या होता है? MPEROR, इम्पेरर। इम्पेरर का अर्थ क्या होता है? राजा। इसी से बना है इम्पेरियल, मतलब राजा से संबंधित, जिसको बोलते हैं शाही या राजशाही, ठीक है। तो इसका आपका सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा? सोवेरिन, संप्रभुता जिसको बोलते हैं। तो सही मीनिंग आपका यहाँ पर अर्थ दे रहा है क्या? ऑप्शन बी। एंसेस्ट्रल, एंसेस्टर का क्या अर्थ होता है? पूर्वज, ये तो होगा ना। पैटर्नल, पैतृक संबंधी। गॉड फेयरिंग, भगवान से डरने वाला, ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट, अस्टन, अस्टन का अर्थ होता है आश्चर्यचकित कर देना या घबरा देना। तो ट्रिक तो होगा नहीं, चालबाज, जेस्ट, मस्खड़ा, हंसाने वाला, ये नहीं होगा। जोक, मजाक करना, ये भी नहीं होगा। शौक हो जाएगा, आश्चर्यचकित कर देना, शौक लगा देना कहते हैं ना। तो अस्टन, घबरा देना, जिसका सही मीनिंग हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सिमिलर वर्ड। इसमें बोला गया डेफी, डेफी का अर्थ होता है अवहेलना करना, अवहेलना करना, मतलब आपका आज्ञा का पालन नहीं करना। तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, डिसओबे।
डिस्ट्रॉय विनाश करना, ये तो होगा ना। रिएक्ट प्रतिकर्षित करना, अवॉइड मान लेना, ये तो होगा ना। तो डी पे अवहेलना करना, इसका साइनोनिम्स हो गया आपका डिसओबे। नेक्स्ट 30 से 35 नंबर सवाल में बोला गया मिस स्पेल्ड वर्ड है, उसको आपको चुनना है। तो इसमें जो आपका स्पेलिंग गलत है, प्रोपेगेंडा होता है, प्रोपोगांडा नहीं होता, प्रोपेगेंडा होता है। देखिए स्पेलिंग इस तरह से होगा, PROPAGANDA, इस ओ के जगह जो है ए होगा, प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा का अर्थ होता है दुष्प्रचार, ठीक है। प्रोनाउंस का अर्थ होता है उच्चारण, प्रोस्पर का होता है समृद्ध, फलना फूलना, ये तो होगा ना। प्रॉपर्टी तो आप जान रहे हैं संपत्ति। नेक्स्ट इसमें देखिए आपका जो गलत मीनिंग है गवर्नमेंट है, GOVERNMENT होता है, GOVERNMENT, ठीक है। यहाँ पे एन छोड़ दिया आर के बाद, तो ये आपका गलत है। तो इस अनुसार सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन डी। गवर्नमेंट का अर्थ होता है पेटू, खूब खाने वाला। ग्रेसियस होता है मिलनसार। ग्रेसफुल कृतज्ञ, जो उपकार मानता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बोला गया है, इसमें कौन सा मीनिंग इरर है ये बताना है आपको। पैरेलल, PARALLEL, यहाँ पे देखिए इस तरह से होगा PARALLEL, यहाँ पे डबल एल होगा, यहाँ पे सिंगल एल दिया है, यही आपका इरर हो गया, डबल एल होगा। पैरेलल तो आप समझ रहे हैं समांतर, तो आपका यहीं पर सही उत्तर मिल गया। रिपेल प्रतिकर्षित करना। एक्सपेल निष्कासित करना। फोरटेल आगे का, फोरटेल का अर्थ आगे का या भविष्यवाणी करना, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपका जो है फिलर दिया गया है, फिलर भरना है। इसमें बोला ट्रैफिक ब्लैंक इज ए वेरी सीरियस प्रॉब्लम इन मेट्रो सिटीज, ठीक है। कॉन्गेशन, कॉन्गेशन का अर्थ है जाम, भीड़ भाड़ का होना, ठीक है। कलेक्शन का अर्थ होता है समूह। गैदरिंग इकट्ठा होना। चेन तो समझ रहे हैं, श्रेणी। तो यहाँ पे क्या हुआ, ट्रैफिक कॉन्गेशन मतलब यातायात जाम के कारण क्या है, शहरों में बहुत प्रॉब्लम होता है, सीरियस प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आपका कॉन्गेशन हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट इसमें बोला गया माई ग्रैंड मदर इज ब्लैंक टू दी बेड, मेरी दादी क्या है, कौंसिल छिपाना, छिप गई है, नहीं। कन्फाइंड सीमित हो गई है। कंसर्न संबंधित है। कन्फर्म, कन्फर्म समझ रहे हैं, संपुष्टि करना। यहाँ क्या होगा, कन्फाइन होगा, सीमित हो गई है, मतलब बेड तक ही सीमित हो गई है। जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो वो ज़्यादा चल फिर नहीं पाता है, तो उसी सेंस में कहा गया है कि मेरी जो दादी है बेड तक ही सीमित हो गई है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें बोला गया है द स्टेट इज होम टू सेवरल डेस्टिनेशन ऑफ ब्लैंक ब्यूटी, पैरेलल समानता, अनपैरेलल असमानता मतलब अद्वितीय भी कह सकते हैं इसको। अनइक्वल असमान, इक्वल समान। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो आपका सही उत्तर आएगा, इसमें अर्थ क्या दे रहा है कि राज्य जो है वो द्वितीय सुंदरता के कई स्थलों का घर है। डेस्टिनेशन समझ रहे हैं, स्थल, पहुँच, तो कई स्थलों का क्या है, घर है राज्य। तो अद्वितीय स्थल का मतलब रमणीय इसको कह सकते हैं, या फिर अद्वितीय जिसका कि कोई और जोर नहीं है। तो इसका सही मीनिंग आपका ऑप्शन बी दे रहा है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें बोला गया आपका लॉसिंग दैट जॉब वाज ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज बिकॉज सी इज, मतलब लॉसिंग दैट जॉब, उसके जॉब खोने, उसका जॉब खोना एक आशीर्वाद के रूप में था, क्योंकि उसे अब क्या है, ही गोट ए मच बेटर जॉब, उससे बेटर जॉब पा लिया है। तो इसका तो यही अर्थ निकल रहा है। लॉस हर हाउस एम्प्लॉयड फॉर ईयर्स, इसका सही अर्थ यही है कि उसका जॉब का खोना एक आशीर्वाद के रूप में था, जो कि बाद में उसको क्या है, एक अच्छा जॉब मिल गया। तो इसका सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन है। नेक्स्ट इसमें बोला गया है जेम्स वाट ब्लैंक द स्टीम इंजन, जेम्स वाट ने स्टीम इंजन का क्या किया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इन्वेंट किया, डिस्कवर्ड किया, फाउंड किया, फाइंड किया, क्या किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका इन्वेंट किया, आविष्कार किया। डिस्कवर्ड क्या होता है, खोजना, जैसे कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, को राह वगैरह खोजता है तो उसको डिस्कवर्ड कहते हैं। जब कोई निर्माण करता है या पहली बार आविष्कार करता है उसको इन्वेंट कहते हैं, ठीक है। फाउंडेड संस्थापक, ये तो होगा ना। फाइंड पाना ये तो भी हुआ, नहीं तो ऐसे भी नहीं होगा, पास्ट टेंस में सब बनेगा। तो यहाँ से सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन है हमारा। यहाँ पे जो है इंग्लिश और हिंदी सेक्शन समाप्त हो गया। जीके और कंप्यूटर के लिए अलग से सेक्शन इसका बना देंगे, जो कि कुछ ही देर में वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो आप चैनल से जुड़े रहें। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये सेट समाप्त होने वाला है। इसमें लगभग 22 सेट